हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कुमार मित्तल की बुक से अगर हम लोग देखें, वह है आपका प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या सूत्र होता है, और गोलीय उत्तल पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का क्या फार्मूला होता है, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको देखने वाले हैं, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या फार्मूला है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर समझना है। सब कुछ कहानी फिगर से ही है। अगर आपने फिगर अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एकदम आसान लगेगा। तो फिगर आप बहुत ही अच्छे से समझिए। देखिए, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक अवतल पृष्ठ बनाएंगे। ये वाला जो पृष्ठ है वह अवतल पृष्ठ है कि उत्तल पृष्ठ है। ये वाला जो पृष्ठ है वह अवतल पृष्ठ है कि उत्तल पृष्ठ है। देखिए, कोई भी प्रकार लेफ्ट साइड से आएगी तो इसके अंदर वाले भाग से टकराएगा। अंदर वाले भाग से टकराएगा यानी कि कैसा पृष्ठ होगा, अवतल पृष्ठ होगा। मान लेते हैं यह अवतल पृष्ठ का क्या है, मुख्य अक्ष है। अवतल पृष्ठ का क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां पे क्या होगा, ध्रुव होगा। ठीक है, हमने माना कि इस अवतल पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है वह यहां पे है। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कहां पे है, यहां पे है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं हम लोग रखे हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कहां रखा है, यहां पे। ध्यान दीजिएगा, इसके इस साइड जो माध्यम हमने रखा है वह सघन माध्यम रखा है। इधर जो माध्यम वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। चलिए लिख देते हैं, ये वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, और ये वाला माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने माना कि इस वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह n1 है। इस वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या है, n2 है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो सपोज करते एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ऐसे प्रकाश की किरण इससे परपेंडिकुलर होते हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एक दूसरी पहली वाली प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ठीक है, अब एक दूसरी वाली प्रकाश की किरण सपोज करते हैं ऐसे गया। ठीक है, दूसरी वाली प्रकाश की किरण क्या हुआ, ऐसे गया। ऑब्जेक्ट से ही जाएगा ना, वस्तु से ही प्रकाश की किरण निकलेगी। तो यहां से प्रकाश की किरण निकली। अब जब यहां पे पहुंचेगा तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है ना। अब हमारे सामने समस्या है कि प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन में दो कंडीशन, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब की ओर जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अभिलंब खींचना होगा। तो आप जानते हैं कोई भी सर्किल है, अगर उसके केंद्र से मिला दीजिए सरफेस को, ठीक है, तो ये जो कोण बनता है सदैव 90 डिग्री मिलता है। केंद्र से इसके परिधि को कहीं भी आप मिलाइए, कोण हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये क्लास 10th में आपने एक थ्योरम सर्किल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे एक सर्किल रहा होगा, उसी सर्किल के भाग को काट करके हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे उसका सेंटर है, तो इस सेंटर को इस बिंदु से मिला देते हैं। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये ऐसे, ये क्या है, नॉर्मल है। इसको मान लेते हैं n फॉर नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब विरल माध्यम से इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, डॉटेड आपको शायद से आई होप दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सीधे नहीं जाएगा। ये प्रकाश की किरण अब इस अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है ना, प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद कैसे गई, ऐसे जाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे से, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकी तो वैसे चली गई। अब ध्यान से देखिए, एक दूसरी किरण थी यहां पे। ठीक है, एक किरण ऐसे जा रही है और दूसरी वाली किरण ऐसे जा रही है।
तो क्या यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पे आपस में काटेंगी? नहीं काटेंगी। देखिए दोनों तिरछे हैं, तिरछी किरणें एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। अगर इस वाले को हम ऐसे पीछे बढ़ाएं और इस वाले को भी पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी। अगर ऐसे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, सपोज करते हैं ऐसे जा रही है, तो ये प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं काटेंगी। ये कब काटेंगी? पीछे बढ़ाने पर। तो वो जो प्रकाश की किरण गई है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे गई है, इसको हम लोगों ने ऐसे पीछे बढ़ाया, इसको हम लोगों ने क्या किया? ऐसे पीछे बढ़ाया। तो सपोज करते हैं यहां पे काटा, ठीक है, ठीक यहां पे काटा, यानी कि जो इमेज बन रहा है वह कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है। ठीक, इमेज कहां पे बना? यहां पे बना। यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं। देखिए यहां से यहां पे हमने क्या किया? ऐसे परपेंडिकुलर खींचा। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया क्या है? m है, और यहाँ पे जो प्रकाश की किरण यहाँ पे गिर रही वह क्या है? n है। ध्यान दीजिएगा ये जो m है वह p के एकदम नजदीक है। ठीक है ना, ये जो m है वह p के एकदम नजदीक है, यानी कि दर्पण का जो द्वारक हमने इतना बड़ा बनाया है, ये द्वारक बहुत छोटा है, और जो ये पॉइंट यम है इस पॉइंट के एकदम नजदीक है, यानी कि P यहाँ है, तो इसी P के ही जस्ट बगल में एकदम नजदीक ये पॉइंट यम भी है। एकदम नजदीक होने के कारण जहां पे जरूरत यम का होगा, P का, वहां हम M लिख सकते हैं और M के स्थान पर P। समझिए ये M इस P के एकदम नजदीक है, अतः आवश्यकता अनुसार P के स्थान पर हम M लिख सकते हैं और M के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P को लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए यहां से इसकी जो हाइट है हमने मान लेते हैं h। ये वाली जो हाइट है, जब हमेशा nm न लिखना पड़े इसलिए हाइट को मान लिया है हम लोगों ने कितना? h। ठीक है, अब यहां पे हमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। सबसे पहले हमें चेक करना है अपवर्तन कोण के बारे में। अपवर्तन कोण क्या होता है? सॉरी, आपतन कोण सबसे पहले चेक करते हैं। आपतन कोण क्या होता है? फिगर ही समझना है। आपतन कोण क्या होता है? जाने वाली किरण और जो अभिलंब है उसके बीच जो कोण बनता है। जो किरण जा रही है और जो आपने अभिलंब खींचा है उसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण I। तो जाने वाली किरण ये है और अभिलंब आपने ये खींचा है, यानी कि ऊपर वाली किरण ये और इसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ये वाला जो कोण बन रहा है ये पूरा कोण कितना है? I है। ध्यान दीजिएगा, पूरा कोण कितना है? I है। ठीक है, अब उसके बाद अपवर्तन कोण के बारे में जानना है। अपवर्तन कोण क्या होता है बताइए? कह रहा है कि अपवर्तित किरण, देखिए अपवर्तित किरण ऐसी थी ना, पीछे बढ़ाया तो ये डॉटेड वाली लाइन हमें मिली है। ये वाली किरण और अभिलंब के बीच, यानी ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कहिए या फिर ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण है वह क्या है? R है। ठीक, ये पूरी कोण कितना है? I, और ये वाली छोटा सा कोण जो इसी बीच में वो क्या है? R। R मतलब अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले कुछ चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं कि यह जो कोण बना है यह कोण है अल्फा, ये वाला जो कोण बना है यह कोण है बीटा, और यह वाला जो कोण बना है वह कोण है गामा। ठीक है, इसको हमने अल्फा, आप चाहे जो मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मानिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फिगर देख करके आप हमें बताइए कि आपतन कोण कौन सा है? आपतन कोण ONC है क्या? ये पूरा वाला कोण ONC है क्या? ONC। ध्यान से देखिए, ONC आपतन कोण है, I है आपतन कोण। ठीक है ना, ONC क्या है? आपतन कोण है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगर हम अपवर्तन कोण देखें तो INC। ठीक है ना, कोण INC कैसा कोण है? R। R मतलब अपवर्तन कोण। ठीक है ना, अपवर्तन कोण। ठीक है, यहां पे ये वाला जो आपका है वो क्या है? गामा है। ये कितना है? गामा है। ठीक है ना, ये आपको फिर से एक बार लिख देते हैं, मिट गया है, गामा है। ठीक है ना, अब देखिए कुछ हम लोग जानते हैं चीजें, उसको भी लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वह होती है U।
ठीक है। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है, u। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वह r होती है, ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होती है वह v होती है। यानी यहां से यहां तक की दूरी हमने u मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी हमने v मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी को हमने r मान लिया, यानी कि वक्रता त्रिज्या मान लिया है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए जो हमें लंबाई दिया हुआ है उसको देखते हैं। PC का मान कितना दिया है, PC का मान कितना दिया है, R दिया है। देखिए P से C तक R माना है। अब ये देखिए ये जो है प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये आप बताइए। हम जानते हैं कि जो ध्रुव होता है वह ऑरिजिन का काम करता है, ध्रुव जो होता है वह मूल बिंदु का काम करता है। अगर इस ध्रुव के ऊपर चलेंगे तो प्लस लेंगे, दाहिने साइड चलेंगे तो प्लस लेंगे, बाएं साइड चलेंगे तो माइनस लेंगे, नीचे चलेंगे तो माइनस लेंगे। यही है कॉन्सेप्ट न चिन्ह का। अगर ध्रुव के ऊपर चले तो प्लस, दाहिने साइड चलेंगे तो प्लस, ध्रुव के बाएं साइड चलेंगे तो माइनस, नीचे चलेंगे तो माइनस, जैसा कि एक्सिस में होता है। वही काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ भी। बताइए इस ध्रुव के बाएं साइड जा रहे हैं तो बाएं साइड क्या लेना है, माइनस, यानी आर का जो चिन्ह लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक। इसके बाद उसी प्रकार से पी आई के बीच की दूरी कितना है, पी आई का मान कितना है बताइए। पी आई हमने भी माना है, भी हम लोग किधर चल रहे हैं, देखिए इससे इस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, मतलब क्या, माइनस होगा, बाएं साइड माइनस लेते हैं ना। उसके बाद पीओ का मान कितना होगा, माइनस यू। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई है? कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए जब अब हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एकदम इजी सा नियम है, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है वह होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से इस वाले फार्मूले को हमने देखा था, साइन आई बटे साइन आर, ठीक। 1n2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n2 के बटे n1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देख लिया है। तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई वो आप हमें बता दीजिए। एकदम इजी है कि नहीं है ये सब चीजें, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां पे यदि थोड़ा सा ये सब चीजें समझिएगा, यदि जो हमने गोली पृष्ठ लिया है, गोली पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ की यहां बात करेंगे, ठीक है। गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, व्यास क्या हो, बहुत छोटा, मतलब इतना बड़ा गोली पृष्ठ न लेने के बजाय एकदम छोटा सा गोली पृष्ठ ले, ठीक है, एकदम छोटा सा। तो उसको काटेंगे तो जो ये इतना बड़ा है वो एकदम छोटा सा आएगा, ठीक है ना। तो वही करें, यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे कि नहीं आप बताइए। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, हम इस पर एक स्पेशल वीडियो आपको बना कर देंगे, ठीक है ना, कैसे ये सब होता है। यदि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, यानी गोली पृष्ठ बहुत छोटा हो, इतना ही छोटा है तो काटेंगे तो ये एकदम छोटा मिलेगा। अब जो कोण बनने वाला है इन सब के बीच में वो भी एकदम छोटा छोटा मिलेगा, यानी कि आई और आर का मान बहुत छोटे होंगे। अब आई आर और आर कोई भी कोण, अगर जैसे साइन थीटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। जैसे अगर साइन अल्फा है, अगर अल्फा का मान बहुत छोटा है तो साइन अल्फा को क्या लिख देते हैं, अल्फा। यही काम जैसे टैन में भी हो सकता है,
टेन थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, थीटा। लेकिन कब, जब थीटा का मान, अल्फा का मान बहुत छोटा होगा तभी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई और आर का मान क्या है, बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो साइन आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आई। साइन आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक है, साइन आई के स्थान पर आई लिखेंगे, साइन आर के स्थान पे आर। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए साइन आई के स्थान पर आई लिखना है, साइन आर के स्थान पर आर रखना है। तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई के स्थान पर आई इज इक्वल टू n2 साइन आर के स्थान पर क्या, आर लिखना है। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें इस फिगर की सहायता से आई और आर का मान निकालना है। अब हमें क्या करना है, आई यानी अपवर्तन कोण, आपतन कोण, आर यानी अपवर्तन कोण का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए एक चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर ये कोई त्रिभुज है, बहिष्कोण प्रमेय, ये कोई त्रिभुज है, तो इस कोण का मान जो होगा, ये जो बाहर वाले कोण का मान होगा, वह इस त्रिभुज के अंदर वाले सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय होता है। जैसे कि ये जो कोण होगा वह इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। किसी त्रिभुज के लिए ये जो बाहर वाला कोण होगा, इसके समीप वाले कोण को नहीं लेना है। ठीक है, इस जो जिसके साथ ये लगा है उसके जस्ट बगल वाला कोण नहीं लेना है। त्रिभुज के सुदूर जो इससे दूर दूर है, यानी ये दोनों कोण, इन दोनों के योग के बराबर होगा ये वाला कोण। ये है आपका बहिष्कोण प्रमेय। हमें क्या करना है, आई और आर का मान निकालना है। तो आई और आर के मान के लिए देखिए कैसे निकलेगा। आई आपको किस त्रिभुज में मिलेगा, आई हमें ओ एन सी में मिल जाएगा। क्या, आई की बात करें, कोण आई, आई मतलब ये पूरा वाला कोण है ना, तो ओ एन सी में मिलेगा। ठीक है, त्रिभुज ओ एन सी में, ओ एन सी में किसका कर रहे हैं नियम, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। अच्छा, बहिष्कोण प्रमेय है क्या, बहिष्कोण प्रमेय है क्या, अभी हम लोगों ने देखा। बहिष्कोण प्रमेय यानी कि जो बाहर वाला कोण है, तो इस वाले त्रिभुज के लिए बाहर वाला कोण ये अल्फा वाला है क्या। देखिए हमने त्रिभुज कौन लिया, ओ एन सी, ओ एन सी के लिए बाहर वाला कोण अल्फा है। हाँ अल्फा है, तो अल्फा का मान सुदूर दोनों कोण, इस त्रिभुज के दूर वाले दोनों कोण यानी गामा और आई के बराबर होगा। आई प्लस गामा हो जाएगा। आई का अगर मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा गामा प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, आई का मान हमें पता चल गया। अभी किसका मान निकालना है, आर का। आर का मान देखिए कहां से निकल सकता है, आर किस त्रिभुज में हमें मिलेगा, कोण आर किस त्रिभुज में मिलेगा, आई एन सी। देखिए हमें यही आर है ना, यही आर है ना, तो आई एन सी में मिलेगा। ठीक है ना, और त्रिभुज आई एन सी में, आई एन सी में बताइए क्या हो जाएगा। अल्फा क्या है, बाहर वाला कोण, इसका मान इसके और इसके कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अल्फा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। हमें मान किसका चाहिए, आर का मान, तो प्लस बीटा इधर आएगा माइनस बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई और आर का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, आई और आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हैं कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए समीकरण नंबर 2 पे रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। n1 आई के स्थान पर क्या रखना है, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू n2 आर के स्थान पर कितना रखना है, अल्फा माइनस बेटा। ठीक है ना, चलिए यहां से गुणा करा देते हैं। n1 अल्फा माइनस n1 गामा इज इक्वल टू n2 अल्फा माइनस n2 बीटा, समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमारा 60% काम हो चुका है। अब हमें केवल करना है अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। अल्फा बीटा गामा का मान निकाल करके इसमें रखेंगे,
आपका आसानी से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। ठीक है, निकाल करके हम लोग रखते हैं। देखिए इसके लिए क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा है, या गोली पृष्ठ का जो व्यास है वो बहुत छोटा है। ठीक है, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। जब ये बहुत छोटा है, अतः हमने आपको अभी भी बताया कि ये जो आपका MC है बहुत छोटा है, अतः जो P है, M, ये जो M है वह इस P के क्या है, बहुत पास है। M कामा लगाइए, P के अत्यधिक समीप है, अत्यधिक समीप है, बहुत पास है। जब बहुत पास है तो MC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC। MC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PC लिख देंगे। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी। उसके बाद MI के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, MI के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PI। देखिए M के स्थान पर P लिख रहे हैं, M के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं। उसके बाद MO हमने आपको बताया जहां जरूरत रहेगा M वहां लिखेंगे P, जहां जरूरत रहेगा P वहां लिखेंगे M, यानी P के स्थान पर M लिख सकते हैं, M के स्थान पर P, क्योंकि ये अत्यधिक पास है। सपोज करिए यहाँ पे ये दोनों एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक, तो जहां जरूरत है P वहां P लिखेंगे, जहां जरूरत है M वहां M लिखेंगे। ठीक है ना, तो MO बराबर क्या हो जाएगा, PO। ये सब चीजें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब समझिए, अब ये गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो ये चीजें हो जाएंगी, और व्यास बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटे होंगे। अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। अब अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे तब बताइए क्या हो सकता है, तो हमने अभी पढ़ा साइन आई बराबर साइन आर, साइन अगर आई के मान कोण बहुत छोटे हों तो साइन आई के स्थान पर आई लिखते हैं। उसी प्रकार से tan आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है तो tan अल्फा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं। चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, अतः अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, tan अल्फा। अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, tan अल्फा। किस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज में देख रहे हैं, अल्फा यही मिलेगा ना। अल्फा की बात करें तो अल्फा इस त्रिभुज में मिलेगा, समकोण त्रिभुज NCM में। ये फुल डेरिवेशन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस त्रिभुज में अल्फा tan अल्फा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का मान बहुत छोटा है। अल्फा बराबर होता क्या है, लंब के बटे कर्ण, यानी इसके सामने वाला कर्ण होगा। कर्ण कितना दिया है, H। ठीक है, सॉरी लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार। आधार कितना है, MC। देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार कितना है, MC, और इस MC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC, चूंकि दोनों बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए PC का मान यहां से रख रहे हैं, कितना है, PC का मान देखिए यहां से रख रहे हैं, कितना है, -R। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए बीटा, तो बीटा किस त्रिभुज में मिलेगा, त्रिभुज NIM में। ठीक है, NIM में जो बीटा होगा वह किसके बराबर होगा, tan बीटा के बराबर होगा। ठीक है, tan बीटा बराबर क्या होगा, tan में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो बीटा के सामने वाला लंब कितना है, H बटे आधार। आधार कितना है, MI, और MI के स्थान पर देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार MI है, MI के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PI। और PI का मान हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना है, PI कितना है, -P। तो यहां से H के बटे कितना हो जाएगा, -V। और अभी क्या बचा है, गामा। गामा कहाँ मिलेगा आप बताइए, गामा कहाँ हमें मिल जाएगा, गामा मिलेगा इस वाले त्रिभुज में, यानी NOM में। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, त्रिभुज NOM में। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से देखिए आप लोग, गामा इज इक्वल टू क्या होगा, tan गामा। गामा बराबर होता क्या है, tan में होता क्या है, लंब बटे आधार,
तो इसके सामने वाला एच क्या होगा आधार। इस त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बटे आधार, तो इस वाले त्रिभुज के लिए आधार कितना है MO। ठीक, MO के स्थान पर M के स्थान पर P लिख सकते हैं। देखिए MO के स्थान पर क्या लिख देंगे PO का मान इधर निकाल के हमने रखा है, कितना है -U, यानी H के बटे -U। अब हमें देखिए अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान मिल चुका है। अल्फा का मान कहाँ पे है, चलिए हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे कितना आया है H के बटे -R। बीटा का मान कितना है H बटे -V। गामा का मान कितना है H बटे -U। अब हम लोग लिखेंगे कि जो अल्फा, बीटा और गामा का मान किस समीकरण में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण नंबर 3 आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। समीकरण नंबर 3 यहाँ पे है। देखिए क्या है N1, ध्यान से देखिए क्या है N1 गुणे अल्फा। अल्फा का मान यहाँ है कितना है H के बटे -R। फिर क्या है -N1 क्या है गामा। गामा का मान देखिए कहाँ है, यहाँ है, कितना है H के बटे -U। ठीक है, इज इक्वल टू N2 अल्फा। अल्फा का मान कितना है H के बटे -R। ठीक है ना। उसके बाद -N2 बीटा। बीटा का मान देखिए यहाँ पे है कितना H के बटे -B। देखिए सब में H कॉमन है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, H सब में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब बचा क्या है वो देख लेते हैं, N1 के बटे -R। यहाँ देखिए ये माइनस प्लस, यहाँ बचा है N1 के बटे U इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा N2 के बटे R। ठीक है, माइनस प्लस, इधर क्या बचा है N2 के बटे B। जो बचा है उसी को, ये देखिए माइनस क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। अब चलिए इधर देख लेते हैं, एक में ही सब कुछ आपको, ताकि स्पष्ट रूप से आप देख सके, लिख सके, इसीलिए हम लोग कुछ रफ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब केवल पाछांतर हमें करना है। देखिए ये N1 बटे U है, इसको उस साइड लेकर जाते हैं। ये जो है उसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चलिए देखते हैं। इधर क्या बचेगा N1 के बटे -R। ठीक है, ये N2 बटे R माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि N2 के बटे R। अभी इधर ये इधर आ गया, इधर क्या बचा है N2 के बटे V माइनस, देखिए ये N1 बटे U प्लस में है, उधर जाएगा माइनस N1 के बटे U। इस पूरे को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को पहले लिखिए, कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ से N2 के बटे V माइनस N1 के बटे U इज इक्वल टू, इस N2 बटे R को पहले लिखते हैं, N2 बटे R। ये देखिए N1 बटे R को बाद में लिखते हैं, माइनस में है तो माइनस में लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नीचे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 के बटे V माइनस N1 के बटे U इज इक्वल टू, हर समान है, अंश वाले को जोड़ या घटा सकते हैं, तो N2 माइनस N1 बटे R। ठीक है, ये जो फार्मूला हमें मिला है, ये फार्मूला यही है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, N2 बटे V काफी इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फार्मूला जब आप प्रूफ करेंगे हम लोग तो यही फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूला आया है, N2 बटे V माइनस N1 बटे U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 के बटे R। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में भी आता है। यह किसके लिए है, यह है गोलीय अवतल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ के लिए है। सेम टू सेम फार्मूला यही वाला उत्तल पृष्ठ के लिए भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगा और करने का जो तरीका है वह भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा, 1 बाय 1 आप सब कुछ अच्छे से समझे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लिखने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से देखा है तो क्रमवार तरीके से लिख भी सकते हैं। चलिए एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, तो इसके इधर वाला सब लिख लेना है।
फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो इसके इधर वाला जो लाइनिंग बनी है उसकी लिख लेना है, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, फिर ये वाला पूरा लिख लेना है, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर वाला पूरा लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको पहुँच जाना है। ठीक है, तो एकदम ईजी था, थोड़ा सा लॉन्ग था, लेंदी हो गया है, लगभग आधे घंटे की वीडियो बन गई है, लेकिन हमने आपके सारे डाउट्स को एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आसानी से आप लोग इसको लिख सकेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमें देखना है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर। इसके पहले हमने क्या देखा था, अवतल पृष्ठ पर। अब उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का क्या फार्मूला है उसको हमें प्रूफ करना है। सेम फार्मूला आता है, बस थोड़ा सा पृष्ठ बदल रहा है, फिगर बदलेगा, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन करने का स्टाइल बदलेगा, लेकिन प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है, सेम है। सबसे पहले स्नेल का नियम लगाएंगे, फिर आई और आर के मान को निकालेंगे, आई आर के मान निकालने के बाद अल्फा बीटा गामा के मान को निकाल के रखेंगे, अपवर्तन का फार्मूला आ जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस अभी अप्लाई किया है वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी चीज का, वो होता है उसका फिगर। तो फिगर को बनाते हैं। फिगर में हमें क्या बनाना है, उत्तल पृष्ठ बनाना है। तो उत्तल पृष्ठ कैसे बनेगा, उत्तल पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि फिगर अच्छे से आपको समझा सकें। ये है अवतल पृष्ठ। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण हमेशा बाएं साइड से आती है, ये तो आप जानते हैं। तो इसके बाहर वाले भाग से टकराएगी, बाहर वाले भाग से टकराएगी तो क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इस उत्तल पृष्ठ का क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इस उत्तल पृष्ठ का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा। हमने अब देखिए ये उत्तल पृष्ठ है, तो ये ऐसे गोला रहा होगा, यानी कि इसका सेंटर कहीं आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, सेंटर कहां है, यहां पे है। हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, कोई वस्तु यहां पे रखी हुई है। ये क्या है, इसका ध्रुव है, P है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे जो माध्यम है, इसके इस साइड जो माध्यम है, इस साइड, ठीक है, इस साइड जो माध्यम है, इसके पहले भी हमने देखा था, इधर जो माध्यम था वो सघन माध्यम था, कांच था। ठीक है ना, इधर जो माध्यम था वो क्या था, कांच था। ठीक, तो इधर सघन माध्यम है, इधर कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम। चलिए लिख देते हैं, इधर क्या कौन सा माध्यम है, विरल। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है, n1 है। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। इधर जो माध्यम हमने लिया है वह लिया है सघन। इसका अपवर्तनांक हम लोगों ने कितना मान लिया, n2 को मान लिया। ठीक, समझ गए। अब देखिए कोई भी प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण ऐसे परपेंडिकुलर इस पे गिरी और वह ऐसे सीधे निकल गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, सपोज करते हैं वो ऐसे गया। ठीक है, दूसरे प्रकाश की किरण कैसे गया, ऐसे गया। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण यहां जब अपवर्तित होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है ना, अब हमें इस बिंदु पर क्या खींचना होगा, अभिलंब खींचना होगा। तो अभी जस्ट इसके पहले वाली प्रूफ करा रहे थे, तो वहां बताया कि उसके वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, कहीं भी मिलाएंगे, कोई भी सर्किल है उसके वक्रता केंद्र से मिला दीजिए परपेंडिकुलर, कहीं भी मिला दीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो वही काम हमें यहां भी करना है। ठीक है, यहां पे इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, n हो जाएगा। अभिलंब हमने खींच दिया। अब देखिए जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर जाएगी। इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, ये प्रकाश की किरण सीधे ना निकल करके अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है ना, अभिलंब क्या है, ये है, तो अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, एक बार स्ट्रेट हम लोग खींचते हैं, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं गया। इस अभिलंब, देखिए अभिलंब यही है ना, तो इस अभिलंब की ओर ऐसे झुका। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे। एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो ये आगे बढ़ाने पर तो कहीं नहीं काटेंगे, हमेशा काटेंगे तो पीछे बढ़ाने पर। तो ये वाली जो प्रकाश किरण, ये जो अपवर्तित किरण है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, पीछे बढ़ाने पर
एक बार फिर से देखते हैं, एकदम स्ट्रेट आप बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, ये एकदम क्या है, स्ट्रेट है। तो इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, तो इसको चलिए स्ट्रेट लाइन से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे काटा, इस बार इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना है, ठीक है। इसके पहले इमेज जहाँ पे बना था, लेकिन इस बार इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे फिगर। यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे गई, अभिलंब की ओर झुकी, हमने देखा दोनों तिरछे थे, इसको पीछे बढ़ाया, यह इस वाले किरण को यहाँ पे काट रही, यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब देखिए हमें डिटरमाइन करना है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। अब ध्यान से समझिए, ये जाने वाली किरण है, यही किरण जा रही है और अभिलंब आपने ये खींचा हुआ है, ठीक है। तो इस किरण और इसके बीच जो कोण बनेगा वही कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा, ठीक है ना। तो आपतन कोण कौन सा है, आपतन कोण ये वाला है, यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा वाला कोण क्या है, आई है, ठीक। आपतन कोण ये पूरा वाला है, चलिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना है, m है, इस m से ऐसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं, n है, ठीक है ना। ये वाली ऊंचाई मान लेते हैं h, ये n इस p के एकदम नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगा p वहां लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा हमें p की, वहां p n के स्थान पर आसानी से लिख सकते हैं। n के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p, क्यों, क्योंकि n इस p के बहुत नजदीक है। फिगर में आपको बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन ये अत्यधिक नजदीक है, इसके पहले हमने देखा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या चीजें हैं, आपतन कोण हमें पता चल गया, ये वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। अब जो रेड कलर से हम डिटरमाइन लिखने जा रहे हैं वो अपवर्तन कोण। देखिए अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण, यही अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बनता है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वह कौन सा कोण है, आर है, ठीक है। और जो नीचे वाला कोण है वो कौन सा कोण है, आई है, ठीक। समझ गए, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अब चलिए, चाहे जिसको हम लोग अल्फा बीटा गामा कर देते हैं, सपोज करते हैं ये कोण क्या है, अल्फा है, ये वाला कोण क्या है, बीटा है, ये वाला कोण क्या है, गामा है, ठीक। अल्फा बीटा गामा, इतनी फिगर आपको समझ में आ गई है। तो आई होप ये सब पूरा आपका सेम टू सेम प्रोसेस से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपतन कोण को लिखते हैं, तो आपतन कोण बताइए कौन सा है, ये अपवर्तित किरण O M N, यहाँ पे N हमने मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, N है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल हमने लिख लिया है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं S लिख लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक। तो अब अपवर्तन आपतन कोण दिखाना है, तो आपतन कोण कौन सा है, ये आई है, यानी OMN, OMN बराबर क्या है, आई है, आपतन कोण। अब हमें क्या दिखाना है, अपवर्तन, तो अपवर्तन कोण ये अपवर्तित किरण के बीच बनेगा, यानी IMN, ठीक है। कोण IMN क्या है, आर है, ठीक है। अब और कुछ चीजों को देखते हैं। देखिए P से C के बीच की दूरी कितनी होगी, R, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। P से C के बीच की दूरी कितनी होगी, R, चिन्ह क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि P के दाहिने साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव, बाएं साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। P से O के बीच की दूरी क्या होती है, U, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है, U, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, U। P से I के बीच की दूरी कितनी होगी, V, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, V है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गया, ये सब चीजें तो एकदम नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं PC का मान कितना है, PC दाहिने साइड है तो प्लस में लेंगे, प्लस R। उसके बाद PO क्या है, बाएं साइड है, PO के बीच की, P से O के बीच की दूरी U, चिन्ह क्या लेंगे, माइनस U, ठीक। फिर P से I की बीच की दूरी है V, चिन्ह क्या लेंगे, माइनस, यानी PI इज इक्वल टू माइनस V। इतनी चीजें आप समझ गए हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, फिगर समझ गए होंगे तो ये सब चीजें अब आपको आसानी से आएंगी। स्नेल का नियम कहता है कि साइन I
बटे साइन आर का जो मान होता है वह 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन आई बटे साइन आर का जो मान होगा इसको क्या लिख सकते हैं, n2 के बटे n1, तिर्यक गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अब हम लोग कहेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक या फिर कहिए गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, यानी गोली पृष्ठ इतना बड़ा गोली पृष्ठ नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा गोली पृष्ठ है। ठीक, तो लिखेंगे यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो, जैसे इसके पहले हमने सब कुछ आपको समझाया है ना, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, गोली पृष्ठ का व्यास क्या हो, बहुत छोटा हो। जब गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, तब I और R बहुत छोटे होंगे, तब I और R बहुत छोटे होंगे। क्यों होंगे बताइए, क्यों होंगे, इसके पहले हमने आपको बताया छोटे होंगे। फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छे से इसके विषय में एक डिटेक्ट वीडियो, अलग वीडियो बना करके दिखाएंगे। I और R क्या हो गए, बहुत छोटे। जब I और R बहुत छोटे हो गए तो साइन I के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, I, साइन R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, R। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बताइए, साइन I के स्थान पर I लिखने वाले हैं, साइन R के स्थान पर R। तो n1 साइन I है, साइन I के स्थान पर I इज इक्वल टू n2 साइन R है, साइन R के स्थान पर क्या है, R है। इसको क्या बोल देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते थे, अब I और R का मान निकालना है। I और R का मान इस वाले फिगर से हमें देख करके निकालना है। I और R का मान निकलेगा कैसे, बहिष्कोण प्रमेय से, यानी बाहर वाला, किसी त्रिभुज के लिए जो बाहर वाला कोण होता है वह अंतः सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। हमें सबसे पहले निकालना है I का मान। तो I का मान किस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, I का मान किस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, तो I यही है, देखिए I यही है, यानी MOC अगर त्रिभुज ले लें, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, MOC में, कहां से, बहिष्कोण प्रमेय से। ध्यान से समझिएगा, बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए अंतः जो दो कोण होते हैं, ठीक, वह बाहर वाले कोण के योग के बराबर होते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से। बताइए, ये त्रिभुज हमने लिया, इस त्रिभुज के लिए जो I होगा वो क्या होगा, बाहर वाला कोण होगा। I क्या होगा, बाहर वाला कोण होगा। I का मान बीटा और अल्फा के मान के बराबर होगा। देखिए, दूर वाले अल्फा और बीटा दूर वाले कोण हैं, इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। और बताइए किस त्रिभुज में जाएंगे, हमें और क्या चाहिए, R। तो R देखिए, यही रेड कलर से जो कोण हमने बनाया है, तो रेड कलर के कोण के लिए देखिए बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा, ये MCI कहिए या MIC। ये देखिए जो त्रिभुज हम दिखा रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, इसके लिए R क्या है, बहिष्कोण है। यानी कि किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज MIC में। MIC में ये बाहर वाला कोण कौन सा है, R है। R का मान अंदर के दोनों कोण कौन कौन से, गामा और अल्फा, यानी अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। बराबर होगा, I और R का मान समीकरण 2 में रखते हैं। I और R का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए मान रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। मान रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, n1 I का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 R का मान कितना है, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ से गुणा करा देते हैं, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 अल्फा प्लस n2 गामा, समीकरण नंबर 3।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा का मान निकाल करके रख देना है, आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, देखिए वही प्रीवियस वाला चीज करेंगे। चूंकि पृष्ठ का जो व्यास है, गोली पृष्ठ का जो व्यास है वह बहुत छोटा है, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। अब बताइए, जब गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तब अल्फा बीटा गामा का भी मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अतः अल्फा बीटा और गामा का मान बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा। अब अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, बहुत छोटा है। तब जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है तो अल्फा के स्थान पर tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, बीटा के स्थान पर tan बीटा लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके प्रीवियस में आपने देखा है, अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जाएंगे तभी ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति अप्लाई होता है। अल्फा का मान किस समकोण त्रिभुज में मिलेगा, ये वाले में, ध्यान से देखिएगा, ये वाले में मिलेगा ना। और एक चीज और देखिए, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे, उसके बाद एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगा p के स्थान पर यस लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा यस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पीएस, ठीक है ना, समझिएगा। चलिए लिख देते हैं, और यस जो होगा वह p के अत्यधिक पास होगा, अत्यधिक पास होगा, यानी ये दोनों एकदम नजदीक होंगे p और यस, ठीक। इस कंडीशन में हम एस सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, P, और एस ओ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PO, एस ओ के स्थान पर PO लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नजदीक है, जहां जरूरत यस के स्थान पर वहां P लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एस आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PI। देखिए, जहां जहां यस था वहां वहां हमने क्या लिख दिया है, P को लिख दिया, बाकी कुछ काम नहीं किया। अब हमें चाहिए अल्फा का मान। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा का मान। अल्फा का मान कहां से निकलेगा, किस त्रिभुज से निकलेगा, सबसे पहले अल्फा का मान ये वाले त्रिभुज से निकलेगा। कौन से, देखिए त्रिभुज CMS में, त्रिभुज CMS में अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब के बटे आधार। अल्फा के सामने वाला लंब क्या है, h है, ठीक है, बटे आधार क्या है, SC, आधार क्या है, SC, और SC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PC का मान यहां से देखिए कितना है, कैपिटल R है, तो यहां लिख दिया हमने H के बटे कैपिटल R, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, बीटा का मान। बीटा का मान किस त्रिभुज से निकलेगा, देखिए बीटा यहाँ पे है, तो बीटा के लिए एक समकोण त्रिभुज खोजिए, तो ये वाला समकोण त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा, MOS, ठीक है, त्रिभुज MOS में, MOS में बताइए क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या, tan बीटा। tan बीटा बराबर होता क्या है वो आप हमें बताइए, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, H, आधार क्या है, OS के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, OS कहिए या SO कहिए, OS के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PO, और PO का मान कितना है, PO का मान कितना है, -U आ गया। अब देखिए, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, अभी किसकी जरूरत है, गामा यहाँ है, और इस गामा के लिए एक समकोण त्रिभुज खोजिए, तो गामा के लिए समकोण त्रिभुज ये वाला है, यानी MIS, त्रिभुज MIS में गामा इज इक्वल टू कितना है बताइए, गामा इज इक्वल टू है tan गामा, और गामा tan के लिए क्या होता है, लंब क्या है, H बटे आधार क्या है, SI के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PI, और अब देखिए PI का मान यहां से रखते हैं, PI कितना है, -B, तो H के बटे -B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण कौन सा बनाए थे, समीकरण कहाँ है, ये 3, इसमें रख देते हैं ना, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। रखने पर
ध्यान दीजिएगा। अल्फा का मान कहाँ है, अल्फा का मान हमें यहाँ है, बीटा का मान यहाँ है, गामा का मान यहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पे उठा करके रखना है। चलिए n1 अल्फा है क्या, n1 अल्फा, अल्फा का मान यहाँ है कितना, HK/R प्लस n1 बीटा, n1 बीटा, बीटा का मान कितना है HK/-U इज इक्वल टू n2 अल्फा, n2 अल्फा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पे है HK/R, ठीक है, प्लस n2 गामा, n2 गामा, गामा का मान कहाँ है यहाँ है, कितना है HK/-V। देखिए H इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसल, H क्या हो गए कैंसल, जो बचा है उसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचा है देखिए n1/r, n1/r प्लस है माइनस है, माइनस हो जाएगा, n1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2/r प्लस है माइनस हो जाएगा n2/v। ठीक है, ये n2/v माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, n2/v ये माइनस में था, इधर प्लस में आया, अब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो इधर क्या बचेगा अभी n1/u। ध्यान दीजिएगा, ये n2/v प्लस माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। ये अभी इसको देखिए, अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे n1/u था, n1/u माइनस में लिख दिया, इधर क्या बचा है n2/r बचा है, n2/r। अभी इसको हमने कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, इस वाले को कहीं पे लिखा है नहीं लिखा है, तो ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी n1/, कितना होगा r। अब यहाँ से आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, n2/, इधर क्या बचा है ध्यान से देखिए n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू आर, हर समान है तो आपस में क्या करेंगे जोड़ या घटा लेंगे, तो n2 माइनस देखिए n2 माइनस n1। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये किसके लिए है, उत्तल पृष्ठ के लिए है, तो सेम आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, वही है जो अवतल के लिए है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है, प्रोसेस में हमें कोई भी अंतर नहीं करना है, प्रोसेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, एकदम इजी था, बस थोड़ा सा क्या है इसके पहले ही जैसा है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा फिगर में अंतर है और प्रोसेस पूरा सेम टू सेम है। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, पहले इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपको दोनों के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को आसानी से टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द तुरंत मिल सके। ठीक, तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।